हेलो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई, कैसे हो? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो साथियों, ये उम्मीद रखते हैं आप लोगों से कि आप लोग अपना एग्जाम की प्रिपरेशंस को बहुत सीरियसली लेके और हर दिन, हर एक मिनट, हर एक घंटा, हर एक सेकेंड्स की जो आप लोगों के पास अनुभव है वो अच्छे तरीके से आप लोग पूरा जिम्मेदारी के साथ, पूरा एकदम शिद्दत के साथ आप लोग तैयारी में लगे हो और इसी चीज को दोस्तों एकदम एकदम मतलब कंटिन्यू रखना है, बीच में स्लो नहीं होना है। ठीक है, अगर किसी कारण दोस्तों कुछ टाइम इधर उधर हो जाता है तो मैनेज करना आप लोगों को सीखना होगा और डिप्रेशन में एकदम नहीं जाना है। कोई कारण ही नहीं है डिप्रेशन का। ये लाइफ बहुत मस्त है, बहुत मजेदार है दोस्तों। और आप लोगों को ये जो चीज है ना, लाइफ का जो पार्ट है वो खुद से महसूस करके सीखना होगा कि आप लोग जब किसी चीज के साथ मान लो कि एक किसी अपना जिंदगी को किसी और की जिंदगी से जब कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो ना, तब तब से स्टार्ट हो जाता है टेंशन दोस्तों। ये बहुत बड़ा भूल है इंसान की कि वो अपना जिंदगी किसी और के साथ तुलना कर देते हैं। तो दोस्तों ये नहीं करना है। आपका जो कैपेसिटी है, आपका जो लेवल है, आपका जो इंटेंशन है, आपका जो इंटरेस्ट है, तो उसके ऊपर काम करो, उस फील्ड के ऊपर काम करो, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा एक चीज करने वाले हो लाइफ में। और सभी दोस्तों टाइम का खेल है, ठीक है। टाइम को सही तरीके से आप लोग यूज करो। और दोस्तों एक चीज आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो कि ये ज्ञान जो चीज है ना दोस्तों, ये आपका ज्ञान ही आपका संपत्ति है। ठीक है, ये जो ज्ञान है आप लोग जो हर रोज आप लोग एक्वायर कर रहे हो अपने अंदर, ठीक है, कड़ी मेहनत से, तो ये ज्ञान ही आप लोगों के एक टाइम काम आएंगे दोस्तों। ठीक है, और ये सबसे बड़ा संपत्ति होता है लाइफ का, और इसे आप लोगों से कोई भी छीन नहीं सकता। ठीक है, कोई भी छीन नहीं सकता, ना इसको पानी बहा के ले सकता है, ना इसको आग जला सकता है दोस्तों। ये एकदम मतलब अविनश्वर है, होता है ना, लाइक एनर्जी, उसको नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये दोस्तों क्रिएट कर सकते हैं बट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है कि आपका ज्ञान जो है दोस्तों वो आपका संपत्ति है, और इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए दोस्तों ये हर रोज आप लोगों को ये स्किल डेवलप करना होगा, हर रोज आप लोगों को पढ़ाई करना होगा और बहुत इंटरेस्ट के साथ चीजों को डील करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये जो क्लास होंगे आप लोगों का, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए क्लास 10 का जो बहुत उन लोगों की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बोर्ड क्लास 10 का। तो उसके लिए दोस्तों क्लास 10 का जो केमिस्ट्री का पार्ट आता है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, उस चैप्टर को लेके आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये एक बहुत ही मजेदार सेशन की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की। दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा इस सेशन को अटेंड करने के बाद आप लोगों को ये महसूस होगा कि हाँ कुछ तो बात है, कुछ तो सीखे, कुछ नया सीखे, कुछ अलग तरीके से सीखे और चीजों को बहुत अच्छे से माइंड में रिटेन भी कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मेरा देखो दोस्तों, मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को बहुत इजी तरीके से टॉपिक को ऐसे दिमाग में फिट कर दे कि आप लोग तकलीफ में ना पड़ो कि हाँ ये इतना कुछ है, इतना रिएक्शन है, लाइक तो होता है ना ये चीज, तो वो फिर आप लोग निकाल दो और पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दो। हम बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को चीजों को क्लियर कर देंगे, ये आपको भरोसा रखना होगा। तो दोस्तों मेरा नाम है विजय एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लर्निंग हब विज्ञान प्रशस्ति। तो चलो दोस्तों एक खूबसूरत, एक बहुत मजेदार सेशन की, एक जानदार, एक शानदार, एक जबरदस्त क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग अपने पेपर और पेन के साथ बैठा करो दोस्तों, क्योंकि जो भी कुछ लिखेंगे ऑब्वियसली जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात है जो कि इस क्लास में चर्चा करेंगे दोस्तों, उसको आप लोगों को नोटिस करना होगा, लिख के रखना होगा। तो चलो पहले तो प्यारा सा हेडिंग लगा लो सभी प्यारे प्यारे बच्चों। सभी ने एक काम करो, एक प्यारा सा हेडिंग अपने कॉपी में लगा लो। ठीक है, चलो तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की जो चैप्टर है दोस्तों, चैप्टर 2 की बात करेंगे हम लोग आज इस क्लास में, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो देखो एक तो बात है सर कि ये चैप्टर के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत बता दो कि ये चैप्टर कहीं भी आप लोग पढ़े हो क्या। देखो तो बहुत मतलब क्लास 6, 7 में, 8 में आप लोगों का कुछ कुछ आइडिया तो है ना एसिड्स के बारे में। एसिड्स के बारे में कुछ कुछ आइडिया तो रहा होगा कि एसिड्स कैसे होता है, लाइक एसिड को कुछ एसिड्स का नाम भी शायद आप लोगों को पता हो। तो ऑब्वियसली ये आप लोगों का प्रीवियस नॉलेज जो है दोस्तों, उसी चीज को थोड़ा एक्सटेंशन करेंगे। ठीक है, उसी चीज से शुरुआत करेंगे और चीजों को एक बहुत अच्छा अंजाम देंगे इस क्लास में। तो बने रहिए दोस्तों और बहुत शिद्दत के साथ क्लास की हर एक वर्ड को आप लोग सुनते जाओ। तो सर आप आज की क्लास में क्या बात करेंगे, फिर आज की क्लास में दोस्तों बात करेंगे कि एसिड्स के ऊपर चर्चा। ठीक है, एसिड्स के ऊपर चर्चा। एक मिनट दोस्तों, जस्ट 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया। चलो तो पहले आप लोग एसिड्स के ऊपर चर्चा करने वाले, तो एसिड्स को यहां से निकालो दोस्तों, यहां से निकालो और बुलाओ एसिड्स को कि आ जाओ भाई, एसिड्स आपके ऊपर चर्चा होंगे आज क्लास में बहुत अच्छे तरीके से। तो पहला बात तो सर आप एसिड्स के बारे में एक ऐसा पॉइंट बताओ जिसको समझ में आए। तो देखो डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एसिड्स की नाम हम लोग सुने हैं, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड, जैसे टार्टरिक एसिड, जैसे कि मैलिक एसिड, जैसे कि आपका हो जाता है लैक्टिक एसिड। तो ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स का नाम आप लोग बचपन से सुने आ रहे हो।
ठीक है, तो उसी चीज को यहां पर पढ़ेंगे ऑब्वियसली। तो दोस्तों क्या होता है, हर कोई भी एसिड्स को जब हम लोग लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं ना, तो उसमें एक अजीब सा टेस्ट आता है, जिसमें जो दही आप लोग खाए हो ना, सही, ठीक है, जो दही होता है ना, दही, तो उसमें देखना एक टेस्ट आता है, ठीक है, एक सोर टाइप का टेस्ट आता है दोस्तों। तो ऑब्वियसली उसमें एसिड प्रेजेंस होने की वजह से वो चीज होता है, ध्यान देना है। तो इसका टेस्ट जो होगा दोस्तों, वो टेस्ट होगा आपका सोर, ठीक है, सोर टाइप का टेस्ट होगा, समझ में आया। और एक चीज क्या है, तो इसका टेस्ट के बारे में दोस्तों हम लोग के पास अभी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि टेस्ट जो होगा इसका सोर होगा। अच्छा, और देखो दोस्तों, ये एसिड्स जो होता है ना, ये आपका क्या होता है, देखो कहीं भी आप एक मेटल का, एक मान लो आपके पास वेसल्स है, और एक आपके पास कौन सा वेसल्स है, एक आपके पास एक प्लास्टिक का वेसल्स है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी वेसल्स में इसको रखोगे। देखो देखो, ये जो क्लास होगा ना दोस्तों, ये बहुत मतलब प्रैक्टिकली बात करेंगे हम लोग कि क्यों क्यों आप जस्ट सुनो, ठीक है, आप सुनो और इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करो और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से सुनो मेरे बात को, कि ऐसा नहीं हो रहा है कि सर ये रट लो, ये रट लो, ये बात नहीं करेंगे। पूरा प्रैक्टिकली आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनो मेरी बात को, हर एक चीज को अच्छे से समझो, और ऑटोमेटिक दोस्तों, ऑटोमेटिक दिमाग में चीजें फिट हो जाएंगे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो क्या बात बताया आप लोगों को कि जस्ट इमेजिन करो, आपको ये बोला जा रहा है कि आपको एक एसिड दिया गया, एक बॉटल में एक एसिड है दोस्तों, देखो बॉटल में जो एसिड रहता है ना, वो बहुत डेंजरस टाइप का जो एसिड होता है शायद, तो उन लोगों के ऊपर एक डेंजर टाइप का सिंबल रहता है कि वो बहुत डेंजर है, तो उसको दूरी बनाए रखो भाई, उसको टच मत करो। तो ये इसलिए दिया जाता है कि ये डेंजर होता है बहुत, ठीक है, हम लोग के बॉडी के लिए डेंजर होता है, स्किन के लिए डेंजर होता है, आंखों के लिए डेंजर होता है, ठीक है। तो ये कॉरोसिव होता है, राइट, ये बहुत कॉरोसिव होता है। तो आपसे जो सवाल अभी हमने पूछे हैं दोस्तों, वो क्या था कि आपको बोला गया कि एक मेटल वेसल है और एक प्लास्टिक का वेसल है, ठीक है। आप किसमें किसमें उसको रखोगे, जो कौन सा तरीका जो होगा दोस्तों, कौन सी बेसिस में उसको अगर आप लोग रखोगे, तो वो एक साइंटिफिक अप्रोच होगा आप लोगों के लिए, एंड वो सही अप्रोच होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो, ये नेचर इसका करोसिव होता है, तो शायद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, कि इसका जो नेचर होता है, केमिकल नेचर, वो क्या होता है, वो होता है आपका कॉरोसिव। क्या नेचर होता है, कॉरोसिव नेचर होता है, समझ में आया कि नहीं बताओ। तो ये कॉरोसिव नेचर होने का मतलब है, इसको हम लोग ऐसे चीज में रखेंगे कि उसके ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब हम इसको प्लास्टिक में रखेंगे, ठीक है, प्लास्टिक में रख सकते हैं, इसको ग्लास में रख सकते हैं, क्योंकि उसके साथ मतलब उसके पार्टिकल के साथ एसिड का कोई भी इस टाइप का रिएक्शन नहीं होगा कि अलग प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करते कोई भी केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाला, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको मेटल में रखे दोस्तों, मेटल में रखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि मेटल जो होता है वो रिएक्टिव होता है, और एसिड के साथ दोस्तों रिएक्ट कर जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग वहां पर नहीं रखेंगे। ध्यान देने वाली बात है, समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब देखो, दो प्रॉपर्टी तो मेरे पास सर क्लियर हो गया, और क्या चीज है, अब देखो एसिड्स के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो ये एसिड्स, ठीक है, एसिड्स क्या होता है, फिर टेस्ट में बात कर लिए, सोर होता है, कॉरोसिव होता है। अब देखो एसिड्स की अगर बात करें दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप एसिड्स का एक मतलब कैसे चेक करोगे कि हाँ ये एसिड्स का सॉल्यूशन है, लाइक, और ये एसिड्स का सैंपल है, तो देखो ये एसिड्स का सैंपल को बताने के लिए शायद दोस्तों क्या होता है कि आप उसको ऐसे भी बहुत सारा एसिड जो होता है ना, वो जहरीला होता है, तो आप लोग ऐसे माउथ टेस्ट नहीं कर सकते, मान लो कि जीभ में लेके टेस्ट करो, तो वो ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो बर्न भी हो सकता है आपका जो है बॉडी का पार्ट, तो डेफिनेटली आप वो चीज नहीं करोगे, वो प्रोसेस सही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अगर एसिड्स के बारे में पता करना है आपको कि हाँ ये एसिड है, मेरे को चेक करके दे दो कि ये सैंपल आपको दिया जा रहा है वो एसिड है या और कोई और चीज है, बेस है, ठीक है, और सॉल्ट है, आप बता दो। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक ऐसा चीज की बात करेंगे जो क्या बता देंगे आप लोगों को कि ले भाई, हम आपको हेल्प कर देंगे कि इसका जो नेचर है, इसका एसिडिक है और ये बेसिक है, वो बताने में आपको मदद कर देंगे। क्या समझाए, अच्छे से सुनो, कि एक ऐसा चीज लाएंगे अभी कि वो आपको ये हेल्प कर देंगे कि इसका नेचर क्या होगा, ये क्या एसिड है और ये क्या बेस है दोस्तों, ये आपको बता देंगे बहुत अच्छे तरीके से। और ये देखो, ये जो भी मतलब सब्सटेंस की बात किया जा रहा है, इन लोगों को क्या बोला जाता है ना, इन लोगों को बोला जाता है इंडिकेटर। बहुत ध्यान से सुनो आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आप लोग समझ लो कि इंडिकेटर वाला टर्म आ रहा है। तो सर इंडिकेटर क्या करते हैं, इंडिकेटर काम करता है कि ये फाइंड आउट करते हैं, मतलब ये आपको हेल्प करते हैं टू डिस्टिंग्विश अमंग द एसिड्स एंड बेस, मतलब एसिड्स और बेस के बारे में आपको बताएंगे कि ये सॉल्यूशन आपका एसिड है और बेस है, समझ में आया। अब देखो ये इंडिकेटर आपका बहुत टाइप का हो सकता है, तो थोड़ा बहुत इंडिकेटर के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर छोटे से, ठीक है, छोटे छोटे थोड़ा बहुत पॉइंट आप लोग को इंडिकेटर के ऊपर यहाँ पर लिख देंगे। तो दोस्तों इंडिकेटर एक तो होता है आपका, होता है एक होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर, एक तो होता है नेचुरल इंडिकेटर जो कि नेचर से बनता है, नेचुरल इंडिकेटर। और दोस्तों एक होता है आपका मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब बनाते हैं हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर,
समझ में आया कि नहीं बताओ? एक होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। अब फिर बात कर रहे हैं हम लोग नेचुरल इंडिकेटर की, तो देखो ये आपका एक थेलोफाइटा आता है, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ना है तो एकदम लिखा हुआ है नीचे फर्स्ट पेज में ही, ये एक थेलोफाइटा के फैमिली से आता है और जिसका ये दोस्तों लिचेन है और उस लिचेन से ही ये चीज बनता है जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है ना, उसका नाम है लिटमास। क्या नाम है? लिटमास। तो दोस्तों ये लिटमास क्या है कि इसका नॉर्मल अगर हम लोग देखेंगे तो लिटमास एक एसिड बेस इंडिकेटर के हिसाब से काम करता है। ये क्या है? एक एसिड बेस इंडिकेटर के हिसाब से काम करता है। ये एक एसिड बेस इंडिकेटर है, ये एक एसिड बेस इंडिकेटर है। समझ में आया? ये बात समझ में आया? ये बात पल्ले पड़ा कि नहीं बताओ कि लिटमास क्या है चीज? एक है लिचेन और लिचेन से ये चीज बनता है, एक लिचेन है और लिचेन थेलोफाइट का फैमिली में आता है दोस्तों और ये यहां से लिटमास बनता है और लिटमास क्या है? एक एसिड बेस इंडिकेटर है। अब देखो अगर और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो और भी आपके पास बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर आ जाएंगे, जैसे आपका हो गया जो दोस्तों ये होता है ना ओनियन, ठीक है, ओनियन आपका हो जाएगा, क्लोव वेल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका नेचुरल इंडिकेटर में आ रहा है, ओनियन हो गया, क्लोव वेल हो गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। और देखो और भी आपके पास जो है और भी बहुत सारा चीज आ जाएंगे तो धीरे धीरे हम लोग बात कर रहे हैं वहां पर। अब देखो सिंथेटिक इंडिकेटर की अगर बात करें तो ये और मतलब प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, किसी सब्सटेंस से लैब में प्रिपेयर किया जाता है तो ऑब्वियसली वो लोग सिंथेसिस करने के बाद वो चीज मिलता है तो वो लोग हो जाते हैं आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। तो जैसे कि बात करते हैं हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर की, तो पहले तो फिनोल्फ्थालीन की बात कर सकते हैं हम लोग, फेनोल्फ्थालीन, फेनोल्फ्थालीन, ठीक है, फेनोल्फ्थालीन, स्पेलिंग फेनोल्फ्थालीन, ठीक है, फेनोल्फ्थालीन की बात कर सकते हैं हम लोग। बात कर सकते हैं मिथाइल ऑरेंज की, मिथाइल ऑरेंज दोस्तों हम लोग बात कर सकते हैं यहां पर फेनोल्फ्थालीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया और भी आपके पास सिंथेटिक इंडिकेटर मिल जाएंगे, ठीक है। तो दो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए इन दोनों को तो याद रखना ही है, ठीक है। चलो अब देखो ये लोग कैसे मतलब एसिड को डिफाइन करते हैं, कैसे एसिड को बताते हैं कि हाँ ये एसिड है। तो हर एक का अलग अलग कलर होता है तो वो कलर से ये लोग अपने आप को चेंज करके, ठीक है, बताते हैं कि हाँ ये एसिड सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। आपका कलर चेंज करके ये लोग बता देते हैं, ठीक है। तो देखो पहले बात करते हैं हम लोग, पहले बात करते हैं दोस्तों लिटमास की। तो ध्यान से सुनो आप लोग क्या चीज बताएंगे अभी। अब देखो जब ये एसिड सॉल्यूशन में इसको डाला जाएगा, ठीक है, इसको एसिड सॉल्यूशन में डाला जाएगा और इसको बेस सॉल्यूशन में डाला जाएगा, तो दो टाइप का लिटमस पेपर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, दो टाइप का लिटमस पेपर हम लोग यूज करते हैं। एक तो हो गया आपका रेड लिटमस और एक हो गया आपका ब्लू लिटमस। समझ में आया कि नहीं बताओ? एक होगा आपका रेड लिटमस और एक होता है ब्लू लिटमस। तो देखो जब एसिड की चेक करना होता है एसिड में, तो अगर आप लोग रेड लिटमस लेके काम करोगे तो यहाँ पर रेड लिटमस क्या हो जाएंगे, रेड तो रेड में ही रहेंगे, रेड का कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं रहेगा। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को बहुत अच्छे से कि रेड तो रेड ही रह जाएंगे सर। और अगर आप लोग ब्लू की बात करें यहाँ पर ब्लू लिटमस लेके आओगे तो ब्लू लिटमस आपका किस में चेंज हो जाएगा ना, ब्लू लिटमस आपका चेंज हो जाएगा रेड कलर में। समझ में आया कि नहीं बताओ? तो एसिड को चेक करने के लिए जस्ट आपको लिटमस पेपर लेना है और उनमें से कौन सा लिटमस पेपर लेना है ना, ब्लू लिटमस पेपर लेना है। और ब्लू लिटमस पेपर को अगर उस एसिडिक सॉल्यूशन में डीप करोगे दोस्तों तो वो कलर आपका चेंज हो जाएंगे और ब्लू से रेड में बदल जाएंगे। समझ में आया? तो ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक पार्ट हो गया जिसके वजह से हम लोग पहचान सकते हैं कि हाँ ये जो सैंपल गिवन है यहाँ पर उसका नेचर जो है वो एसिडिक है। समझ में आया? अब देखो बेस की अगर बात करें दोस्तों तो बेस में अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग रेड लिटमस को लेके बात करें तो रेड यहाँ पर हो जाता है आपका ब्लू कलर में परिवर्तन हो जाता है। इसका कौन सी कलर में परिवर्तन होता है ना, रेड हो जाता है आपका ब्लू कलर में चेंज। ओके, और अगर हम लोग ब्लू कलर ही लेते हैं तो ब्लू कलर का दोस्तों यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता, अर्थात ब्लू जो होता है आपका ब्लू ही रहता है। तो ऐसे करके आप लोग चीजों को समझ सकते हो कि क्या चीज हो रहा है। समझ रहा हो? तो लिटमस पेपर एक बहुत ही अच्छा एसिड बेस इंडिकेटर है जिसको यूज करते हैं हम लोग, जिसको यूज करते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये बढ़िया एक इंडिकेटर है जिसको जिसमें एसिड और बेस की ऐसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। समझ में आया चीजें? अच्छा अब देखो और भी बहुत सारा लिखे हैं यहाँ पर ऑब्वियसली। तो देखो अब ये लिटमस नेचुरल वाला हो गया। अब बहुत सारा दोस्तों यहाँ पर फूल होता है ना, उसका जो पपड़ी होता है ना फूल का, जैसे आप मैजेंटा कलर का होता है, जैसे हिबिस्कस, ठीक है, तो उसमें जो कलर होता है वो भी आपका एक नेचुरल इंडिकेटर में आएंगे। ठीक है, देखो अब देखो बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की, तो वहां पर फेनोल्फ्थालीन की बात यहाँ पर हम लोग करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर है एसिड बेस। तो दोस्तों इसको थोड़ा इरेज करें या यहाँ लिखे, देखो यहाँ लिखते हैं तो फेनोल्फ्थालीन वाला पार्ट अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें तो फेनोल्फ्थालीन को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं फेनोल्फ्थालीन। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा कि फेनोल्फ्थालीन मान लो आपके पास एक एसिड सैंपल है और आपके पास एक बेस की सैंपल है,
ठीक है। अब देखो फेनोल्फथालीन का जो नॉर्मल से कलर होता है, फेनोल्फथालीन का जो नॉर्मल से कलर होता है दोस्तों, वो क्या होता है ना, वो होता है आपका कलरलेस। क्या होता है, ध्यान से सुनो, कलरलेस होता है। क्योंकि ये चीज आप लोग पहली और आखिरी बार सुन रहे हो, ऐसा सोचो, ठीक है, कि सर आप समझा रहे हो, हम लोग समझ रहे हैं, बस खत्म। दोस्तों याद रखना कि जिंदगी की राहों में ऐसा अक्सर होता है, जिंदगी की राहों में ऐसा अक्सर होता है, फैसला जो मुश्किल होता है वही बेहतर होता है। क्या बताया आप लोगों को, ध्यान से सुनो, कि जिंदगी की राहों में ऐसा अक्सर होता है, फैसला जो मुश्किल होता है वही बेहतर होता है। तो ये चीज को याद रखना आप लोग। तो कठिनाई जो है दोस्तों जीवन में आएंगे, उसको सामना तो हर किसी को, हर एक को करना होगा, तभी जाके सक्सेस मिलेंगे, तभी जाके जो है मंजिल हासिल हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज याद रखना है, हौसला बुलंद रखना है अपना, और एनर्जाइज रहना है, मोटिवेट रखना है हमेशा आपको, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है। ठीक है, किसी भी कारण हेतु आप लोग डिमोटिवेट मत हो, अपने आप को एनर्जाइज रखो और पढ़ाई अपना करते रहो। ठीक है, चलो, तो कलर ग्लेस जो होता है दोस्तों, यहाँ पर फेनोल्फथालीन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, देखो, अगर इसमें हम लोग क्या लेते हैं, इसमें अगर हम लोग लेते हैं एसिड वाला पार्ट, इसमें लेते हैं एसिड वाला पार्ट, और इसमें दोस्तों लेते हैं बेस वाला पार्ट, समझ रहे हो। अब देखो इसको आप लोग ये चीज आप लोग को बताया कि जब न्यूट्रल होता है, मतलब जब न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात होता है, जब न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात होता है, तो इसमें क्या होता है, फेनोल्फथालीन कलर जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका कलरलेस। अब जब इसको यहां पर डाला जाता है, इसको जब यहां पर डाला जाता है एसिड सॉल्यूशन में, या ये जो है ना फेनोल्फथालीन, इसका कोई भी कलर, मतलब ये चेंज नहीं होता, मतलब नो चेंज कलर, मतलब ये कलरलेस यहां पर होता है। यहां पर भी क्या होता है, कलरलेस होता है। तो इसमें इसका कोई भी चेंज नहीं हुआ, कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ये बदला नहीं इस चीज को, जैसा था वैसा ही रह गया, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो डेफिनेटली ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इस फेनोल्फथालीन उठा के इस समय पटको, उठा के कहां पटकना है इसको ना, बेस में। तो बेस में जब इसको ला के डालोगे तो डेफिनेटली इसका कलर हो जाएंगे चेंज, क्या हो जाएंगे, इसका कलर चेंज, और ये हो जाएंगे कलरलेस टू पिंक। तो दोस्तों ये बहुत ध्यान से, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा दिए, और आप लोग दिमाग में भी रख सकते हो कि सर फेनोल्फथालीन वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये कुछ नहीं है, ये एक एसिड बेस इंडिकेटर है, और ये एसिड सॉल्यूशन में अपना कलर को रिटेन रखता है, मतलब कोई भी कलर शो नहीं करता, और डेफिनेटली जब इसको बेस में डाला जाता है तब इसका कलर चेंज होता है दोस्तों, इसका कलर चेंज हो जाता है, और ये पिंक में बदल जाते हैं, दोस्तों, ध्यान रखना है इस चीज को। चलो, तो बहुत सारा बात हम लोग कर लिए इंडिकेटर के ऊपर। अब देखो और भी एक इंडिकेटर है, वो भी बुला रहा है कि भाई मेरे को छोड़ के मत जाओ, क्योंकि हम भी कभी कभी जो है एग्जाम में आ जाते हैं, तो मेरे को भी ध्यान देना है। तो बच्चों उसको भी हम लोग स्किप नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली उसका भी जिक्र यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप लोग उसको भी कॉपी में अपना लिखो। तो देखो यहाँ पर पॉइंट बना के लिखते जाओ। चलो, तो वो वाला किसका नाम है, तो मिथाइल ऑरेंज की दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाला है, मिथाइल ऑरेंज। तो भाई साहब मिथाइल ऑरेंज को ये बात करेंगे, तो मिथाइल ऑरेंज भी आपका क्या है, एक एसिड बेस इंडिकेटर है। तो डेफिनेटली इसका एक नॉर्मल सा कलर रहेंगे, तो इसका जो नॉर्मल कलर है दोस्तों, ये आपका क्या है, ऑरेंज है, या क्या कलर है। अगर बात करें इसका न्यूट्रल में, अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में बात करें तो इसका कलर क्या होगा ना, ऑरेंज होगा सर, ऑरेंज। ओके, अब देखो इसको अगर एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे, तो दोस्तों एसिड सॉल्यूशन में ये क्या कर देंगे, अपने कलर को क्या कर देंगे ना, इसका कलर कर देंगे दोस्तों रेड में बदल जाएंगे। ये ध्यान रखना इसको, किस में बदल जाएंगे, ये ना रेड में बदल जाएंगे। और अगर हम इसको बेस में बदल दे सर, बेस में अगर डाल दे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा येलो, ये हो जाएगा आपका येलो। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। बहुत अच्छे तरीके से ढंग से आप लोगों को बता दिए। तो ये चीज आप लोगों को, ये सब चीज, तो देखो अब थोड़ा बहुत हम लोग इरेज करते हैं और इसमें आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि और भी एक इंपॉर्टेंट काम को बताना है इंडिकेटर के ऊपर बेस करके, क्योंकि वहां से सवाल बन जाता है। ठीक है, मतलब बनता है, मतलब रेगुलर बेसिस में वहां पर से सवाल बनता है आप लोगों का। तो देखो यहाँ पर जो ऑनियन, क्लोव ऑयल, वेनिला की बात हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर इन लोग क्या करते हैं पता है, ये जो क्लोव ऑयल, ऑनियन, वेनिला, ठीक है, वेनिला, तो इन लोगों का जो बात हो रहा है, तो ये सब क्या करते हैं पता है आप लोगों को, ये कलर चेंज नहीं करता है। तो ये देखो यहाँ पर क्या होता है ना, नो कलर चेंज। तो सर कैसे कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो कलर चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी ये लोग कैसे मतलब इंडिकेट कर पा रहे हैं कि ये एसिड और बेस सॉल्यूशन है। देखो कलर चेंज करना तो एक तरीका है, लेकिन और भी एक तरीका है कि अपना स्मेल को चेंज करते हुए भी ये लोग अपने आप को मतलब इंडिकेटर के हिसाब से काम करते हैं, जैसे कि एसिड और बेस हो। ठीक है, जैसे मान लो कि इन लोग एसिड सॉल्यूशन में एक टाइप का स्मेल दिखा रहा है, उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन में जाने के बाद एक टाइप का स्मेल दिखा रहा है। तो ऑर्डर, मतलब ऑर्डर को चेंज करके ये लोग क्या करते हैं, अपना मतलब ये लोग एसिड बेस इंडिकेटर के हिसाब से काम करता है। तो डेफिनेटली ऑर्डर, नो कलर चेंज तो यहाँ पर नहीं होता, लेकिन कौन सा चीज का चेंज होता है यहाँ पर ना, ऑर्डर का चेंज होता है। ऑर्डर मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, ऑर्डर की मतलब है, ऑर्डर का मतलब है दोस्तों स्मेल। ठीक है, तो स्मेल चेंज होता है यहाँ पर, और इसीलिए इन लोगों को क्या बोला जाता है ना, इन लोगों को बोला जाता है आप क्या, एक इंडिकेटर के नाम से इन लोगों को डाला, मतलब बोला जाता है। जैसे नॉर्मल यहाँ पर हम लोग
एसिड बेस की बात हो रहा था ना, तो इन लोगों को बोला जाता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। कौन सा चीज में बोला जाता है इन लोगों को ना, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के हिसाब से जाना जाता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो कि नोज के रिलेटेड है, मतलब ऑर्डर स्मेल के साथ रिलेटेड है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो दोस्तों ये बहुत सारा चीज हम लोग इंडिकेटर के ऊपर बात कर लिए, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया है इंडिकेटर क्या चीज है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग और भी एसिड्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो देखो एसिड्स जो है यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन होता है दोस्तों, वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के हिसाब से काम करता है। अर्थात अगर हम लोग एसिड्स डालें किसी भी सॉल्यूशन में, मान लो कि आपके पास एक क्या है, एक वाटर है, ऐसे करके एक पॉट बनाओ, एक बीकर बनाओ और उसमें क्या करना है, पानी लेना है, वाटर लेना है, और वाटर के साथ आप क्या करना है, एसिड लेना है दोस्तों। क्या करना है, एसिड लेना है। अब यहाँ पर से बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बताएंगे इसी चीज से, तो ध्यान से नोटिस करो आप लोग, हर एक पार्ट को, हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर से आप लोग को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोग को देने वाले हैं इस वाला पार्ट से। ठीक है, तो चलो पहले तो दोस्तों यहाँ पर एसिड्स की जब बात हुआ तो बहुत सारा एसिड हम यहाँ पर आपके लिए लिखेंगे। ठीक है, आपके लिए बहुत सारा एसिड हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला तो एसिड आपके लिए लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जिसका मतलब है दोस्तों HCl, समझ रहे हो। अगर हम बात करें H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की, तो ये सारा एसिड आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करें नाइट्रिक एसिड की, तो ये भी आपके पास इसका भी फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। दोस्तों बात करेंगे एसिडिक एसिड की, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एसिड है आप लोगों के लिए, समझ रहे हो। दोस्तों बात करते हैं कार्बोनिक एसिड की, तो H2CO3। तो ऐसे करके आप लोग बहुत सारा एसिड जो है यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, अब देखो हर एक एसिड में अगर दोस्तों बात करें, हर एक एसिड में यहाँ पर बात करें तो कॉमन कौन सा चीज है बताओ, जब इन लोगों को पानी में डिजोल्व किया जाएगा, और एक तो बात ये है कि ये लोग पानी में डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो पानी में जब ये लोग डिजोल्व हो जाता है ना, तो वहां पर क्या क्या चीज मेरे को दिमाग में रखना है। तो पहले तो बात ये है कि सर पानी में तो ये लोग डिजोल्व हो जाते हैं, सही बात है, ये तो 100% सही बात है एकदम। जब पानी में दोस्तों ये लोग डिजोल्व हो जाते हैं तो एक ऐसा आयंस में बदल जाते हैं, मतलब ऐसा एक आयंस सभी ने देता है ना, कॉमन सी आयंस देता है, उस आयंस का नाम आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, और उस आयंस से सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि हर एक एसिड्स के पास ऐसा कौन सा आयंस जो होता है वो कॉमन होता है। देखो पूरा एनसीईआरटी को मतलब एकदम अच्छे से रिप्रेजेंट करे, तो बहुत ध्यान से आप लोग हर एक पॉइंट में दोस्तों फोकस करना है। ठीक है, एकदम फोकस एकदम बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग हर एक पॉइंट में करना है। तो देखो ये डिजोल्व होने के बाद दोस्तों एक कॉमन चीज यहाँ पर बनता है। ठीक है, जब ये डिजोल्व हो जाते हैं तो किसमें बदल जाते हैं ना, एनायंस और कैटायंस में बदलते हैं। एनायंस और कैटायंस में टूट जाता है कि नहीं बताओ। जैसे आप एक फॉर एग्जांपल बता सकते हो कि HCl की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो एनायन वाला पार्ट मिलेंगे वो क्लोराइड आयन मिलेंगे कि नहीं बताओ, और अगर कैटायंस की बात करें तो H+ मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ। अब देखो एसिटिक एसिड की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर कैटायंस के हिसाब से H+ मिल रहा है, और डेफिनेटली यहाँ पर जो एनायन है वो आपका एसिटेट आयन के हिसाब से मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। अब देखो अगर नाइट्रिक एसिड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भी H+ ऐसा मिल रहा है, और नाइट्रेट आयन यहाँ पर आपको एज ए एनायंस मिल जाएंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को कि देखो कैटायंस जब भी जो भी कैटायंस है उसको हम लोग अभी जो ब्लू कलर में आपके पास ऐसे ब्लॉक कर देंगे, गोला बना दिया आप लोगों को, तो ऐसे समझ में आए कि कॉमन से कौन सी चीज हो गया, यहाँ पर सब में जो है कॉमन आ गया कौन सा चीज, तो क्या चीज कॉमन आ गया यहाँ पर H+ दोस्तों यहाँ पर कॉमन देख रहे हो, हर एक एसिड के पास कौन सी चीज कॉमन है ना, H+ कॉमन है। अब ध्यान देने वाली एक बात यहाँ पर, तो कोई भी एक एसिड यहाँ पर डाला गया दोस्तों, तो वहां पर क्या हुआ कि H+ ऐसे आ गया। ठीक है, अब देखो जब H+ आ रहा है यहाँ पर, तो क्या H+ सॉल्यूशंस में अकेला रहेंगे क्या ना, ध्यान से सुनो। H+ कितना प्यारा सा छोटा सा एकदम बच्चा है, तो बच्चा कभी अकेला रहता है क्या, उसमें सब ले लेता है, उसको कोल में गोदी में ले लेता है। तो ऐसा ही होगा दोस्तों, वो सॉल्यूशन में तो आता है लेकिन वो अकेला नहीं रहता, वो रो देता है अकेला रहने में। तो क्या होता है, जब अकेला रहता है ना वो रो देता है, तो उसको सब लोग मतलब एंटरटेन करते हैं। कौन सा लोग है यहाँ पर, पानी, तो पानी बोलता है कि अरे नया मेहमान आ गया हम लोग के पास, चलो दौड़ के चलो इसको देखते हैं कौन आ गया, प्यारा सा नन्ना सा छोटा सा क्यूट सा बेबी। तो H+ देखो, ठीक है, H+ देखो आ गया है दोस्तों। तो ये H+ को ऐसे करके घेर के दोस्तों ऐसे रखते हैं, मतलब चारों ओर ऐसे करके वाटर मॉलिक्यूल ऐसे झिंगल वाला करते हैं उसको लेके। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आ गया, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आ गया, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल, चारों तरफ से दोस्तों एकदम घेर लिया इसको, और ऐसे करके एक बहुत इंटरेक्शंस जो है इन लोगों के साथ ये डेवलप हो रहे हैं, और हाइड्रोजन बहुत मस्त में एकदम स्टेबल है। तो दोस्तों ये चीज यहाँ पर होता है। देखो H+ क्या करता है पानी में जाके, दोस्तों ध्यान में रखना है कि H+ जब पानी में जाता है तो ये H2O मॉलिक्यूल के साथ ऐसा रिएक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन करके जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना कि ये जो होता है आपका हाइड्रोनियम आयन होता है। ठीक है, ये जो होता है आपका हाइड्रोनियम आयन होता है, और इस चीज को आप लोग को बहुत अच्छे से समझना भी है।
क्लियर हुआ? तो पानी में जाने के बाद एसिड टूट के क्या होता है, ये H प्लस बनाते हैं, और H प्लस जो एग्जिस्टेंस है H प्लस की पानी में, वो आपका हाइड्रोनियम आयन के हिसाब से रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता दिए, नोटिस करके रख लो, ठीक है। और इसके पास जो काउंटर आयन दोस्तों एनायन होता है ना, तो उसको भी दोस्तों ऐसे करके मतलब पानी डिजोल्व करके रखते हैं। तो दोनों में अगर हम लोग बात करें तो एक्वस फॉर्म में इसको लिखा जाता है, ठीक है। जब भी हम लोग पानी में ऐसे कुछ भी चीज को डालते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, पानी इसको डिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है। और डिजोल्व करने के बाद क्या होता है कि वो एक्वस बन जाता है। जैसे अगर मान लो कि सोडियम क्लोराइड हम लोग पानी में डालें ना, तो सोडियम क्लोराइड पानी में डालने के बाद क्या होगा ना, सोडियम आयंस बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बताओ, सोडियम आयंस बनेंगे, Cl माइनस आयन बनेंगे। और ये लोगों को लिखा जाएगा कैसा, देखो H2O पानी में जाने के बाद ये लोग जैसे कि आयोनिक है, और आयोनिक बदल जाता है दोस्तों, ऐसे टूट जाता है पानी में और आयंस बना लेते हैं, तो डेफिनेटली ये सोडियम आयंस बनेंगे ऑब्वियसली। लेकिन ये ब्रैकेट में एक्वस लिखना होगा, इसका कारण है कि इसके चारों ओर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स इसको घेर के रखे हैं, इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें एक हाइड्रेशन जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग कि चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स को घेर के रख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर Cl माइनस भी जो है वो एक्वस है। तो ऐसे करके चीजें होता है, यहाँ पर ध्यान में रखो सारा चीज, समझ में आया। तो एसिड्स ऐसे में कॉमन सारा चीज है, जैसे जैसे आप लोगों को सारा चीज बता दिया हम यहाँ पर। अब देखो, ये अगर आपसे पूछा जाए कि एसिड सॉल्यूशंस क्या इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, तो डेफिनेटली दोस्तों आप देख सकते हो कि एसिड बहुत अच्छे से टूट जाता है। यहाँ पर अगर ऑब्वियसली बात करें कि स्ट्रॉन्ग एसिड की, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है दोस्तों यहाँ पर 100% टूट जाता है। तो ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग है, ये आपका स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों दोस्तों, ये वीक है और ये भी वीक है। तो ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। तो ये इसलिए क्या है, आपका एक वीक एसिड्स की कैटेगरी में आएंगे, जो कि खूब कम परसेंटेज में टूटेंगे और इस हिसाब से उसके पास आयन बनेंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ, समझ में आया कि नहीं बताओ, क्या समझ में आया कि नहीं बताओ। देखो आप लोग ध्यान से वीडियो को देख रहे हो और बहुत कुछ बता दिए हम लोग, अब थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। बताओ क्या चीज चल रहा है आप लोगों के दिमाग में कि हो पाएगा आप लोगों से, क्या सोच रहे हो आप लोग? ऑब्वियसली हो पा रहे हैं। आप लोग अगर अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया क्या खाक करेगा? हाँ, कौन करेगा आपके ऊपर विश्वास? आप खुद अगर आपके ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो कौन करेंगे बताओ। तो आप जो है आपके ऊपर, अपने ऊपर विश्वास करना आप लोगों को एकदम मतलब सीखना होगा कि हाँ, हम जो कर रहे हैं एकदम बढ़िया से, एकदम अच्छे से, सिद्धत से करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेंगे। हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, जैसे मतलब गाइड्स मिल रहा है सर से, वो अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा नतीजा यहां से हो जाएंगे। रेगुलर बेसिस में पढ़ाई कर रहे हैं बस, तो बढ़िया तरीके से हम एक अच्छा रिजल्ट गिफ्ट कर सकते हैं मम्मी पापा को, पूरा सोसाइटी को एक अच्छा रिजल्ट गिफ्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोग इधर उधर की बातों में ध्यान मत दो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं कि दूसरों के बातों में उलझे रहते हैं कि ये क्या कर दी, ये कैसे हुआ, मतलब अलग अजीब ही है, मतलब वो अपना माइंड को अलग दिशा में ले जाते हैं। ये कौन क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ऐसा कैसे हो रहा है, लाइक बाहर की चीजों में पूरा माइंड जो है उसका पूरा फुल रहता है। अब देखो ऐसा अगर होता है तो पूरा पूरा अपने लिए जो फोकस है वो कहां फिर मिलेंगे? जब वो पढ़ने बैठता है तो उसका माइंड में कुछ और ही चीज चलता है, तो बेसिकली क्या होता है, उसका फोकस नहीं रहता और उसका नतीजा बहुत खराब होता है और उसका अच्छे से याद नहीं आता एग्जाम टाइम में, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम तो, हाँ मेरा तो अच्छा याद होता है, हम तो टैलेंटेड है, हाँ मेरा समझ भी अच्छा आता है। देखो दोस्तों, समझ आता है, ठीक है, बहुत अच्छा है। अब इसको अच्छे से बेनिफिट अगर आप लोग ले सकते हो तो रिवीजन करना होगा आप लोगों को, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन और प्रैक्टिस, ये सब चीज जब करोगे तब एग्जाम हॉल में आप अच्छे से याद कर पाओगे चीजों को और बढ़िया तरीके से कॉपी में उतार सकते हो। तो ये मायने रखता है, ठीक है, कि एक बार समझ लिए तो ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर भी आपको एक टाइम, एक इंटरवल के हिसाब से उस चीज को, पढ़ा हुआ चीज को रिवीजन करना होगा, नहीं तो भूल जाओगे। क्योंकि जो भी चीज हम लोग कल्चर में रखते हैं वही चीज याद रहता है, बाकी सब एकदम हवा की तरह इवापोरेट हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? तो यही चीज है, रेगुलर रहो, अपने पे फोकस करो, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है सबको छोड़ो। अभी पूरा फोकस है एकदम कि बोर्ड को अच्छे से निकालना है, अच्छा रिजल्ट करना है, बस, ठीक है। और वही चीज, अब चलो बहुत सारा बातें कर ली है आप लोगों से, तो ऑब्वियसली हम लोग आगे की टॉपिक में धीरे धीरे चलने वाले हैं। चलो, तो देखो आपको क्या बोल रहे थे कि देखो ये जो एसिड सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। क्या बताएं आप लोगों को अभी कि ये एसिड जो सॉल्यूशन है ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के हिसाब से काम करता है। ये क्या है, आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के हिसाब से काम करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये सर क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन? देखो अगर पानी में, अगर नॉर्मल पानी ले लिया मान लो डिस्टिल वाटर, तो उसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए तो नहीं होगा, नहीं होगा। मान लो यहाँ पर एक बैटरी है, ये प्लस एंड है, माइनस एंड है। अब यहाँ से एक तार को कनेक्ट किए, यहाँ पर डिसॉल्व किए, यहाँ पर एक तार को डिसॉल्व किए, यहाँ पर एक बाल्ब लगा दिए, ठीक है, यहाँ पर एक बाल्ब लगा दिए और यहाँ पर इसको ले जाके यहाँ डिसॉल्व कर दिए। अब अगर देखो ये अगर इसमें आयंस नहीं रहेंगे ना, अगर इस सिस्टम में जिसमें ये दोनों एंड जो है डिसॉल्व किया जा रहा है उसमें अगर आयंस नहीं प्रेजेंट रहेगा तो ये बल्ब कभी भी ग्लो नहीं करेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप किसी भी एसिड को उठा के डाल दो यहाँ पर तो डेफिनेटली दे विल फर्निश, ध्यान में रखना ये वर्ड को दोस्तों,
फर्निश हो जाएंगे ये लोग। फर्निश होने के बाद क्या बनाएंगे ना, जैसे कि ये लोग आयनिक है तो आयंस बनाएंगे, और आयंस प्रेजेंट जब भी होंगे इस सोल्यूशन में तो डेफिनेटली क्या करेंगे वो लोग, आयंस क्या करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं, और डेफिनेटली आप लोगों को एक बल्ब ग्लो होता हुआ दिख जाएंगे। तो कोई भी आप एक इलेक्ट्रोलाइट उठा के, एसिड उठा के, बेस उठा के डाल दो, सॉल्ट उठा के डाल दो, तो वहां पर आयंस बनेंगे और ये ग्लो करेंगे, अर्थात ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के हिसाब से काम करेंगे। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो ऑब्वियसली एसिड्स के बारे में, ये एसिड जो सॉल्यूशन होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग आगे में बढ़ते हैं और एसिड्स के साथ कुछ रिएक्शंस देखते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस देखें कि एसिड के साथ होता है। ठीक है, तो एक ऐसा ही रिएक्शन हम लोग करेंगे अभी कि मेटल के साथ। ठीक है, तो देखो मेटल कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल जो होता है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आ जाओ भाई, मेटल बुलाते हैं आप लोगों को और दिखाओ कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करते हो आप। तो देखो मेटल्स जो होता है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट, तो पहले तो आप लोग एक एग्जांपल से समझाएंगे चीज। कोई भी एक मेटल ले लो आप, जैसे जिंक मेटल की बात करते हैं हम लोग, तो जिंक ले लो। तो जिंक दोस्तों मेटल लेने के बाद क्या होगा, जब इसको हम लोग कोई भी एसिड ले लो, ACl ले लो, ठीक है, तो ACl के साथ जब जिंक की यहाँ पर विक्रिया होंगे दोस्तों, तो क्या बनेंगे ना, ZnCl2 बनेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो रहा है ना कि सर ZnCl2 आप कैसे लिखे, तो देखो जिंक का वैलेंसी क्या होता है यहाँ पर 2 होता है, तो इसलिए वो क्या करेंगे ना 2 Cl- को लेंगे, तो इसलिए इसका जो कॉम्बिनेशन में बनेंगे तो ये ZnCl2 होगा। ठीक है, और ये आपका क्या है, देखो अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारा पॉइंट आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग लिख रहे हो ना। ठीक है, आप लोग लिख रहे हो कि नहीं बताओ, कि ये देखो एक मेटल एक्टिविटी सीरीज आता है। ठीक है, जहां पर दोस्तों ये हाइड्रोजन के ऊपर जितना भी मेटल है वो रिएक्टिव मेटल होता है, नीचे में जाओ तो वो लोग लेस रिएक्टिव मेटल होता है। तो देखो अगर हम लोग बात करें कि ऊपर में कोई भी मेटल, जैसे कि जिंक की बात करें तो ऊपर में उसका जो स्थान है ऊपर में है, और उसके बाद आयरन वगैरह रहेंगे, कॉपर वगैरह यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये जिंक जो है वो आयरन, वो इससे ज्यादा पावरफुल है हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन को हटा देते हैं, यहाँ से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो ये आपका क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंडर में आएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। तो क्या करेंगे, इसलिए जिंक जो होता है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, और इसी वजह से क्या होता है, दो हाइड्रोजन रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। तो ये चीज तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये आया, इसका मतलब ये आया। और एक एग्जांपल लेते हैं कि देखो अगर हम लोग बात करते हैं कि सोडियम की, और अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों सोडियम की, हाँ सोडियम की, और इसके साथ अगर एसिड की बात करते हैं CH3COOH, तो देखो ये एक मेटल है, रिएक्टिव मेटल है ऑब्वियसली, और ये एक आपका एक एसिड है। तो दोनों के बीच में रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, फिर ना बनेगा सर ये सॉल्ट बनेंगे, और बनेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों एक कॉमन सी चीज यहाँ पर आ रहा है, देखो तो क्या हुआ, अगर हम इसको जनरलाइज कर दे दोस्तों, इसको अगर हम लोग जनरलाइज कर दें, तो एसिड के साथ अगर मेटल की यहाँ पर विक्रिया किया जाए तो क्या होने वाला है ना, हमेशा क्या होगा दोस्तों, सॉल्ट बनेंगे, और साथ में क्या बनेंगे, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनेंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ, ये चीज अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। ठीक है, अब देखो अलग अलग यहाँ पर रिएक्टिविटी मिलेंगे, जो कि मेटल का जो पार्ट है ना, मेटल एक्टिविटी सीरीज, जब हम लोग मेटल नॉन मेटल्स में आएंगे तो अच्छे से समझेंगे उसको। ठीक है, जैसे जिंक, अगर मान लो कि मैग्नीशियम के साथ अगर हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं जिंक की, ठीक है, उसके बाद आयरन की, तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव जो है, ये सब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, और उसके बाद जिंक की जो है, उसके बाद आयरन की है, तो ऐसे करके इसका रिएक्टिविटी आपका चेंज होता जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका मैग्नीशियम होंगे, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में पहले आता है, और ये अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे मतलब हाइड्रोजन H+ को बहुत अच्छे से रिड्यूस कर देंगे। आपको एक लॉजिक बता रहे हैं हम लोग, ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया लगेगा। जैसे मान लो कि कोई भी मेटल है, तो मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि N+ बन गया और N इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर से निकल गया। अब यही इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या होता है पता है आपको, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है यहाँ पर H+ के साथ यही वाला इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होकर आपका हाइड्रोजन रेडिकल बनता है। उसके बाद दो हाइड्रोजन ऐसे रेडिकल कंबाइन होने के बाद क्या होता है, ये आपका दो हाइड्रोजन एटॉम्स कंबाइन होने के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन गैस ऐसे बनता है। समझ रहे हो ना, कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, मतलब ये वो एसिड बेस, मतलब वो जो रेडॉक्स वाला कहानी आ गया ना, वो रेडॉक्स वाला कहानी आ गया इसमें, कि इलेक्ट्रॉन्स एक में लॉस कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो गया, ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो गया, और वही वाला इलेक्ट्रॉन जो है कैटायंस वो ले रहा है, मतलब ये गेन कर रहा है, मतलब ये आपका रिडक्शन वाला कहानी हो गया। रिलेट कर पा रहे हो ना, तो रिलेट करना इंपॉर्टेंट होता है। आप रिलेट जब भी कर सकते हो किसी चीज को, तो ऑब्वियसली आपके पास एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट तैयार है, अदरवाइज आप रिलेट नहीं कर पाओगे। जब एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपके पास बनकर तैयार है ना, तो आप रिलेट कर पाओगे इस चैप्टर के साथ, इसका इस रिएक्शन के साथ इसका, अच्छा ये ऐसा होता है, अपना दिमाग को मतलब इन्वॉल्व कर पाओगे, नया सवालों में लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। रट्टाबाजी करके कोई भी कुछ भी मतलब कुछ हासिल नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना, उसका दौड़ एक सीमित है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि आप लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो, और चाहे उसमें जितना अपने आप को झोंकना पड़े, अपने आप को मतलब टाइम देना पड़े, जितना भी कष्ट उठाना पड़े उठाओ, डेडिकेशन लगाओ, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगा एक टाइम के बाद।
तो ऑब्वियसली जितना भी क्लास हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक में कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं। कोई भी चीज आप लोगों को नहीं बोलते कि ये आप लोग बैठ कर रट रहे हो, ठीक है, ये बैठ कर आप लोग रटने स्टार्ट कर दो, तो ये सही तरीका नहीं है पढ़ाई का। चलो, ये इसमें आप लोग का पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा और बोरिंग भी लगेंगे सारा चीज। चलो, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यही उद्देश्य है इस क्लास का, जैसे बच्चे लोग बहुत अच्छे से चीजों को एनगल्फ कर सके, अच्छे से समझे और अपने आप में उस चीज को सिंथेसाइज करे, ठीक है, एक स्किल डेवलप करे बढ़िया तरीके से। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये एसिड के साथ मेटल वाला कहानी आपको बता दिए कि जनरली क्या होता है कि एसिड और मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। समझ रहे हो, ये कहानी समझ में आया। अब देखो आगे बढ़ते हैं और एसिड्स क्या करते हैं फिर। देखो, जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों मेटल कार्बोनेट की, तो सर पहले आप मेटल कार्बोनेट की थोड़ा बहुत कहानी बता दो। तो देखो दोस्तों मेरे प्यारे भाई, एक चीज देखो आप कि जब मेटल कार्बोनेट की बात होता है ना, तो मेटल कार्बोनेट और एक आता है यहाँ पर, मेटल कार्बोनेट के साथ साथ और एक चीज आता है दोस्तों, वो है आपका मेटल बाइकार्बोनेट, और दोस्तों इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट मतलब ये अगर मान के चलो कि एक मेटल है मेरे पास, तो उसका जैसे कि मैग्नीशियम ही ले लो, ठीक है, मैग्नीशियम ले लो और एम ले लो। चलो, तो एम आपके पास एक मेटल है जिसका वैलेंसी है आपका 2+, तो MCO3 जो है दोस्तों ये आपका क्या होगा, एक मेटल कार्बोनेट। जैसे देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट हो गया, जैसे दोस्तों जिंक कार्बोनेट एक का मेटल कार्बोनेट हो गया, ठीक है, ऐसे करके मेटल कार्बोनेट को हम लोग दिखा सकते हैं जिसमें कार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आया ये चीज ना? कार्बोनेट आयंस कौन सा होता है सर? ना कार्बोनेट होता है CO3 2- वाला कहानी, ठीक है, ये आयंस उसमें प्रेजेंट रहेंगे उस मेटल कार्बोनेट में। अब देखो, अब बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो दोस्तों वहां पर हाइड्रोजन रहता है। जैसे वहां पर क्या हुआ कि M था और दोस्तों यहां पर क्या आ जाएंगे, एक यहां पर आ जाएंगे आपका एक HCO3, ये वाला कहानी यहां पर आ जाएंगे, ठीक है, MHCO3। तो दोस्तों ये कहानी आपको ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? तो इस हिसाब से आपको देखना होगा। जैसे सोडियम NaHCO3, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके लिए होता है सोडियम, इसके लिए होता है हाइड्रोजन, ठीक है, और इसके लिए होता है कार्बोनेट। तो ऐसी चीजें। अब देखो ये जो मेटल कार्बोनेट होता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, तो दोस्तों ये लोग हीट में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे हीट अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये लोग टूट जाते हैं, और टूटने के बाद क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ऑब्वियसली बात ये है कि सर अगर हम इसको एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो देखो अगर किसी भी एक मेटल कार्बोनेट को आप उठा लो, कोई भी एक मेटल कार्बोनेट को उठा लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट को उठा लो और उसमें एसिड के साथ रिएक्शन करा हुआ, ठीक है। तो देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट को ले लिया हम MgCO3, उसके बाद हम HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात क्या होगा कि देखो सर ये चीज तो ऐसा होना चाहिए कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनेंगे ऑब्वियसली, उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड का इफॉर्मेशन होगा। क्या होगा? इफॉर्मेशन, इफॉर्मेशन, इफॉर्मेशन मतलब वो होता है ना बुदबुद टाइप का, वो जब पानी में हम लोग फूल लगाते हैं पाइप को लेके तब ऐसे बबल्स बनते हैं, तो उस टाइप का इफॉर्मेशन यहाँ पर निकलेंगे और दोस्तों क्या बनेंगे, साथ में पानी बनेंगे। अब आप लोग कोई भी मेटल कार्बोनेट उठा के यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, जैसे कि जिंक कार्बोनेट हो गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर H2SO4 की अगर चर्चा करें तो ऑब्वियसली H2SO4 भी आप लोग ऐसा लिख सकते हो। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर जिंक सल्फेट बनेंगे, ZnSO4, ध्यान से समझना है कि क्या चीज बन रहा है यहाँ पर। और ऑब्वियसली बात है कि ये आपको क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेंगे और पानी यहाँ पर बन जाएंगे। तो ये चीज आपको क्लियर रखना होगा कि देखो मेटल कार्बोनेट जो है दोस्तों वो कैसे एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल कार्बोनेट जो है दोस्तों वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये जनरलाइज अगर हम लोग कर दे इसको तो क्या होगा ना, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड आपके पास क्या बनकर तैयार होगा ना, मेटल सॉल्ट होगा, मेटल सॉल्ट होगा एंड होगा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। इसको कभी कभी आप लोग ऐसा भी देख सकते हो कि H2CO3 के फॉर्म में लिख रहा है, बट आप लोग इसको इसी हिसाब से लिखना है, ठीक है। अब देखो मेटल बाइकार्बोनेट की अगर कहानी है दोस्तों तो वो सेम चीज है। अगर हम लोग मेटल बाइकार्बोनेट लेंगे तो क्या होगा ना, जैसे कि यहाँ पर NaHCO3 के साथ अगर हम लोग मान के चलो कि HCl की विक्रिया कर रहे हैं, HCl की जो है विक्रिया कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पर बनेंगे आपका सोडियम क्लोराइड, ऑब्वियसली बात है सोडियम क्लोराइड बनेंगे। उसके बाद सर बनेंगे यहाँ पर H2O, ऑब्वियसली H2O बनेंगे और क्या बनेंगे ना, CO2 बनके तैयार होगा ऐसा यहाँ पर भी। तो ये दोनों में क्या हो रहा है कि मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल बाइकार्बोनेट हो, बन रहा है कि सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट बन रहा है और बन रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कहानी क्लियर हुआ? कहानी क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? चलो अब ये चीज आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपना ज्ञान को बढ़ाते रहो, ठीक है, क्योंकि यही आपका एक संपत्ति है जिसको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। तो बहुत शिद्दत के साथ ये प्रक्रिया को
सॉल्व मतलब प्रक्रिया को करो, ठीक है, ज्ञान बढ़ाने की जो प्रक्रिया है इसको बहुत शिद्दत के साथ करो, तो ऑब्वियसली आप लोग बहुत बेनिफिट में रहोगे आगे में जाके लाइफ में, ठीक है। तो किसी भी मोड पे रहो, ये ज्ञान आपका काम आएंगे, यही चीजें आपके पास रहेंगे सदा, हर टाइम, हर सेकेंड, ठीक है। और यही आपको मनोबल बढ़ाएंगे कि हाँ मेरे पास ये चीज पता है, तो हम इससे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, इस प्रॉब्लम से हम किसी ना किसी आइडिया लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। तो यही चीज है, अपने आप के ऊपर भरोसा, ईश्वर के ऊपर भरोसा, अपने मेहनत के ऊपर भरोसा, बस, और कंसिस्टेंसी और धैर्य, ये सारा चीज अच्छा चीज अपने आप में अडॉप्ट कर लो साहब, ये सारा चीज अपने आप में अडॉप्ट कर लो दोस्तों, ठीक है। तो कभी भी कोई भी परेशानी का सामना करना भी पड़े तो आप अच्छे से उसको झेल लोगे, आराम से मतलब उसको डील कर पाओगे, अच्छा एक तरीका, अच्छा रास्ता करके आप निकल जाओगे उस प्रॉब्लम से, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग ऐसे ही नॉर्मल नॉर्मल तरीके से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोग को दे रहे हैं, और ऑब्वियसली आप लोग बहुत मजे से बहुत इंटरेस्ट के साथ ये सारा चीज सीख रहे हो, लिख रहे हो कॉपी में, ये आशा करते हैं। तो ऑब्वियसली दोस्तों अगर क्लास को अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि देखो ये एक ऐसा वीडियो हो रहा है कि एकदम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो कॉन्सेप्ट के साथ भरपूर कॉन्सेप्ट, मतलब वो मतलब सेचुरेटेड है, ये सुपर सेचुरेटेड है कॉन्सेप्ट के साथ। क्योंकि अगर ये वीडियो, ठीक है, ये दावे के साथ बोल रहे हैं कि अगर ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये डाउट, एक टूसा भी मतलब डाउट नहीं रहेगा, एक टूसा भी डाउट नहीं रहेगा, उसके बाद आप लोग बुक पढ़ो, एनसीडी पढ़ो, रेफरेंस बुक पढ़ो, तो ऑब्वियसली सारा चीज समझ में आएगा, क्योंकि सब किस चीजें कहानी के हिसाब से आप लोग के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है मेरे द्वारा। तो ऑब्वियसली आप लोग बहुत बेनिफिट में रहने वाला उस क्लास को अटेंड करने के बाद, ठीक है, बहुत अच्छे से सुनना है और लिख के रखना है। तो ऑब्वियसली ये बात हम लोग अभी क्लियर कर लिए, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट वाला कहानी। अब देखो यहां पर एक चीज निकल रहा है, क्या निकल रहा है, CO2 वाला। अब CO2 को लेकर सवाल बनते हैं सर, क्या क्या सवाल आपसे बोला जाता है कि देखो CO2 को ऐसे निकाल के ऐसे बाहर मत छोड़ो भाई, जैसे कि बहुत सारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसको बाहर मत छोड़ा करो। फिर क्या करना है, CO2 लेके ना, CO2 को लेके आप लोग एक काम करो, स्लेट लाइम होता है ना दोस्तों, वो स्लेट लाइम जो लाइम वाटर, उसमें रिएक्ट करवा दो उसको, उसके साथ उसका रिएक्शन होता है, और उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। तो दोस्तों वही वाला कहानी अभी हम लोग वहां पर इस बोर्ड में दोहराएंगे। तो क्या है कहानी, देखो, तो इस CO2 को निकालने के बाद यहां से जो भी CO2 इवोल्यूशन हो रहा है, उसको क्या कर रहा है, स्लैक लाइन के साथ उसका रिएक्शन करवा रहा है, स्लैक लाइन के साथ उसको रिएक्शन करवाए, मतलब CO2 को यहां पर डाला गया। अब देखो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से सुनो क्या बात हो, देखो ये इसका कहानी आप लोगों को बता देते हैं। तो देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, इसको बोला जाता है स्लैक लाइन, क्या बोला जाता है इसको, स्लैक लाइन, ठीक है, और इसको बोला जाता है लाइम वाटर, लाइम वाटर। देखो और भी एक चीज है यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड करके, तो इसको बोला जाता है क्विक लाइम, ये चीज आप लोग ध्यान में रखें, इसको बोला जाता है क्विक लाइम, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 की जो है विक्रिया होंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में कंबाइन हो जाएंगे, और क्या बनेंगे ना, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनेंगे, ठीक है, क्या बनेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और बनेंगे वाटर। अब ये चीज तो हो गया सर। अब देखो ये वाला कहानी को और भी अगर आगे में एक्सटेंड करे, आगे में और भी एक्सटेंड करे, तो क्या होगा दोस्तों कि अगर आपसे ये पूछा जाए सवाल में कि कार्बन डाइऑक्साइड को और भी एक्सेस अमाउंट में अगर डाला जाएगा, अगर हम एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को डालेंगे, यहाँ पर एक्सेस CO2 अगर इसके थ्रू पास करवाएंगे, तो क्या होगा दोस्तों, ये जो आपके पास ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो यहाँ पर बन रहा है कंपाउंड, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, वो ऐसा एक कंपाउंड में बदल जाएंगे जो कि डिसॉल्व हो जाएंगे। तो वो क्या होगा ना, कैल्शियम कार्बोनेट से दोस्तों बन जाएंगे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सॉल्युबल है, जो कि पानी में सॉल्युबल है। अब देखो ये सॉल्युबल नहीं है, ये इनसॉल्युबल है, समझ रहे हो कि मेरे बात को समझ रहे हो कि नहीं बताओ, ये इनसॉल्युबल है। लेकिन जब एक्सेस CO2 वहां पर डाला जाएगा, तो एक्सेस CO2 के साथ ये वाला पूरा CaCO3 और वाटर वाला सिस्टम कंबाइन होंगे, रिएक्शंस करेंगे एक्सेस CO2 के साथ, और डेफिनेटली वहां पर क्या बनाएंगे ना, बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करके एक कंपाउंड बना लेंगे, जो कि सॉल्युबल हो जाएंगे आपका वाटर में। समझ में आ रहा है कि बताओ, ये आपका सॉल्युबल इन वाटर है। तो वही वाला सवाल आपसे पूछा जाता है डिफरेंट वे में, डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद सवालों का जो आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट सवाल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो तब मजा आएंगे आप लोगों को, अगर यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो। एक चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी बहुत सारा है डिस्कशन करने के लिए। चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मेटल कार्बोनेट बता दिया आपको, मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हो गया, मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन हो गया। अब देखो बेस के साथ इसका क्या रिएक्शन होता है, तो देखो बेस भी जो है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। तो दोस्तों बेस के साथ एसिड का रिएक्शन कैसे होता है, देखो ना बहुत सिंपल सा चीज है कि सर एसिड, एक कोई भी आप लोग एसिड ले लो, जैसे HCl ले लिया हम लोग, और बेस ले लो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड करके NaOH। अब दोनों में रिएक्शन होता है, दोनों में रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है ना, बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड और वाटर। अब देखो क्या होता है कि ये आपके पास H प्लस देते हैं, ये यहाँ से H प्लस मिलेंगे, और यहाँ से क्या मिलेंगे OH माइनस, ठीक है।
तो दोस्तों क्या है चीज कि H प्लस और OH माइनस के बीच में रिएक्शन होता है और यहाँ पर पानी बनता है और एक बनता है आपका एक सॉल्ट। ठीक है, अब दोनों अगर ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये सॉल्ट की चैप्टर में और भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो हालांकि यहाँ पर बता देते हैं आप लोगों कि ये भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और अगर ये भी आपका क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो डेफिनेटली ये दोनों के बीच में रिएक्शन होने के बाद जो सॉल्ट बनता है ना दोस्तों, वो पूरा पूरी क्या होता है आपका, वो पूरा पूरी आपका क्या होता है ना न्यूट्रल सॉल्ट होता है। क्या होता है ना न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है क्योंकि वहां पर ना तो H प्लस की मात्रा ज्यादा होती है ना कि OH माइनस की मात्रा ज्यादा होता है, क्योंकि जितना सारा H प्लस फर्निश होकर बनता है उतना ही OH माइनस फर्निश होकर बेस से बनता है, तो चीजें बराबर हो जाता है और न्यूट्रल बन के ये लोग रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आर्हेनियस क्या होता है पता है आप लोगों को कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पानी में जाने के बाद वो क्या करते हैं H प्लस देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डेफिनेशन की अगर बात करें हम लोग एसिड की, तो क्या होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है ना गिव्स H प्लस टू द सॉल्यूशन, टू द एक्वस सॉल्यूशन, टू द एक्वस सॉल्यूशन। तो जो क्या करता है कि एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस मीडियम में क्या करता है H प्लस देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एसिड के हिसाब से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग एसिड्स के हिसाब से जानते हैं। और दोस्तों अगर हम लोग बेस की बात करें तो वो सब्सटेंस जो क्या करता है आप OH माइनस देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। तो हालांकि बेस को लेके अभी इतना ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग, तो एसिड में सीमित रहना है। तो जस्ट आप लोगों को बता दें कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद आपका सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है वहां पर ना सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। और दोस्तों इसी वाला जो रिएक्शंस है, इसी वाला रिएक्शंस को हम लोग कौन सा रिएक्शन से जानते हैं ना, ऑब्वियसली बहुत फेमस नाम है इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। क्या करता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, और यही वाला कहानी ना दोस्तों, यही वाला कहानी आप लोग देखोगे जब जैसे मान लो कि बी स्टिंग कर दिया आपके हाथों में, पूरा रोने लगे आप, पूरा रोने लगे। ठीक है, और दोस्तों क्या हुआ फिर वहां पर क्या डाला गया कि एक बेस डाला गया, तब जाके वो एसिड्स को न्यूट्रल कर दिए। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का फायदा है। ठीक है, कि वहां पर एसिड्स अगर स्टिंग कर दे, मतलब एसिड अगर आपके बॉडी में आ जाते तो आप क्या कर लोगे वहां पर बेस लेके उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। ऐसे देखो एसिडिटी जब होता है ना तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऐसे ले लेते हैं, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाँ जैसे एंटासिड यूज करते हैं ना, तो वैसे ही मतलब न्यूट्रल कर देता है ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को। तो ये एप्लीकेशंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो समझना भी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब दोस्तों एसिड की इतना सारा कहानी बताने के बाद आप लोगों को और भी कुछ चीजें बता देते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एसिड का सोर्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एसिड का सोर्स वो कहां कहां प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि ऑक्सैलिक एसिड में दोस्तों क्या होता है कि ऑक्सैलिक एसिड में, ऑक्सैलिक एसिड मतलब कहां रहता है। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड कहां रहता है ना, टोमेटो में क्या रहता है दोस्तों ना, टोमेटो में आपका रहता है ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा दोस्तों टेमारिंड और इमली में क्या रहता है, टेमारिंड, टेमारिंड और इमली की अगर बात करें तो टेमारिंड और इमली में दोस्तों बात करेंगे तो ऑब्वियसली यहां पर आपका रह जाएंगे टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। अब देखो टार्टरिक एसिड की कहानी है, टार्टरिक एसिड की कहानी ये है कि सर ये एडिबल एसिड होता है। अच्छा मतलब ये एडिबल एसिड होता है, तो इसीलिए दोस्तों जब हम लोग बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाते हैं, ठीक है बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाते हैं, तो उस टाइम क्या यूज किया जाता है टार्टरिक एसिड यूज किया जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है हम लोग को। ठीक है, बेकिंग पाउडर फॉर्मेशन में ये यूज होता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, चलो अब आगे जाएंगे, आगे जाएंगे तो ऑब्वियसली बात करेंगे कि एप्पल में दोस्तों क्या होता है, एप्पल में आपका रहता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड। उसके बाद दोस्तों और क्या क्या चीजें यहां पर और भी बहुत सारा आपके पास रह जाएंगे, जैसे दही में जो होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, आपका लैक्टिक एसिड कहां रहता है विनेगर में। ठीक है, जैसे मान के चलो कि एंट स्टिंग में जो होता है हनी बी, यू कैन से, इसमें आपका मिथानोइक एसिड होता है। एंड स्ट्रिंग में मिथानोइक एसिड होता है, पिक्चर प्लांट में मिथानोइक एसिड होता है। तो ऐसे करके इतना सारा कहानी आप लोगों को यहां से देख के याद रखना होगा। ओके, तो दोस्तों एसिड के ऊपर चर्चा खत्म करते हैं। आई थिंक बहुत सारा पार्ट हो गया, कितना टाइम हो रहा है, बहुत सारा कहानी हो गया। ठीक है, लास्ट में एक पॉइंट बोल के खत्म करते हैं क्लास को, अगले दिन बेस के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग कि जब एसिड को डाइल्यूशन किया जाता है तो क्या किया जाता है डाइल्यूशन। तो वो वाला एक प्रोसेस होता है जहां पर पानी लेने के बाद, इस बीकर में पानी ले लो वाटर, और वाटर लेने के बाद क्या होता है कि एसिड को डाला जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जहां पर विदाउट पानी जो होता है एसिड
वो कंसंट्रेटेड एसिड बोला जाता है दोस्तों। और जब वो पानी के साथ आता है ना, तो एक क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है। और इसी वजह से क्या होता है, इस रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग ना एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बहुत सावधानी के साथ ये चीज करना पड़ता है, अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि ये डाइल्यूशन जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोग पानी नीचे रखते हैं, पानी के ऊपर पानी लेने के बाद पानी को ऐसे नीचे रखते हैं और उसमें ड्रॉप वाइज क्या करते हैं, उस एसिड को डाला जाता है और स्टेयर किया जाता है, स्टेयरिंग किया जाता है यहाँ पर। क्लियर हुआ? जैसे कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना यहाँ पर, मान लो कि यहाँ पर एसिड आया तो ये हीट होगा, लोकल हीट। तो लोकल हीट जैसे ना हो पाए, लोकल हीट को सर्कुलेट कर देते हैं, जैसे हीट चारों ओर फैल जाए, ठीक है, ऐसे चीज होता है। तो ये आपका हो गया। अब देखो और एक पॉइंट है कि मेटल ऑक्साइड, ये भी दोस्तों क्या होता है कि ये मेटल ऑक्साइड आपका बेस के हिसाब से काम करता है, सब बेसिक नेचर होता है, इसलिए एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो कोई भी एक मेटल ऑक्साइड ले लो, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड लेने के बाद हम लोग अगर HCl के साथ इसका रिएक्शन कर रहे हैं तो बनेंगे आपका देखो एक ब्लू ग्रीन करके एक सॉल्यूशंस बन जाएंगे, CuCl2 और वाटर। ऐसे अगर मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये भी आपका HCl ले लो, ये रिएक्शंस करेंगे, बनेंगे आपका मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर। तो एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेंगे जब मेटल ऑक्साइड्स की बात हो रहा है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स की जब बात हो रहा है दोस्तों, ये हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रहे हैं, बदले में पानी वहां से बन रहा है, ठीक है। तो ये जनरलाइज कर दे रहे हैं हम कि मेटल ऑक्साइड जो होता है, मेटल ऑक्साइड वो आप देख सकते हो कि मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद, सॉरी एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाता है ना, सॉल्ट बनाता है, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। ये चीज ध्यान रखना, वाटर बनाता है, ठीक है, वाटर बनेगा ना कि हाइड्रोजन गैस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर एक कलर सॉल्यूशंस आ गया, ब्लू ग्रीन कलर, ब्लू ग्रीन ही होता है ना कलर, देख लेना एक बार। तो दोस्तों ऐसे में बहुत सारा बात कर लिया हम लोग एसिड्स के ऊपर, और भी और कुछ पॉइंट आई थिंक एसिड्स के ऊपर अगर छूट रहे तो देखेंगे बाद में, नेक्स्ट क्लास में तो आ ही रहे हैं बेस को लेके। तो दोस्तों ऐसे आप लोग पढ़ते रहो, बहुत अच्छे से समझो टॉपिक को, क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो, तो ऑब्वियसली एक अच्छा चीज होगा, ठीक है। अच्छी चीज होने में वक्त लगता है दोस्तों, मेहनत लगता है, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो आप लोग अभी से स्टार्ट कर दो मेहनत करना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाएंगे। जो बच्चे अभी सो रहा है, एक मूवी देख रहा है, वेब सीरीज देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टा में है, फेसबुक कर रहा है, उन लोगों का तो क्या ही बोले, मतलब समय के इंपॉर्टेंस क्या होता है उन लोगों को पता ही नहीं अभी। अब जब नींद खोलेगी उन लोगों को, उन लोगों का जब नींद खोलेगी तब टाइम ही नहीं बचा रहेगा, तब उन लोगों को सीरियसनेस आता है, तब एकदम मतलब ताबड़तोड़ मेहनत करने के लिए उतर आते हैं एकदम, तो उतना अच्छा फिर रिजल्ट नहीं कर पाते। बट ये कंसिस्टेंसी आप लोग सेशन का जो शुरुआत है उसके उसी हिसाब से चलो, उसके साथ साथ चलो, तो डेफिनेटली बर्डन नहीं बढ़ेगा, समय के साथ साथ चीजों को कंप्लीट करते जाओ तो अच्छे से माइंड में सेट होगा और बहुत अच्छे से याद कर सकते हो चीजों को, और एग्जाम हॉल में एक बढ़िया सवाल के साथ लड़ाई कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से पेपर को रिप्रेजेंट कर सकते हो और बढ़िया एग्जाम होगा। तो प्रिपरेशन एक दिन की नहीं है दोस्तों, ये एकदम लगातार प्रिपरेशन है, हर दिन का प्रिपरेशन से, हर सेकंड की प्रिपरेशन से। और मेंटल सेटअप अभी से बनाओ कि हाँ मेरे को अच्छा देना है, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से देना है, ठीक है। तो कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, एकदम विदाउट फियर रह के काम करो, लाइफ की किसी भी स्टेज में हो हमेशा ऑनेस्टी रखोगे लाइफ में, ठीक है। और चलो पढ़ाई करते रहो, कोई बात नहीं, ठीक है। रखते हैं आज इसी यहीं पर खत्म करते हैं इस एसिड को दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द और उस चैप्टर को हम लोग अच्छे से कंप्लीट भी कर लेंगे, बेस और शॉर्ट का जो कहानी है आगे में जाके। तो ऑब्वियसली रखते हैं आज, ओके बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।